हेलो फ्रेंड्स। देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है पॉलिटी की सीरीज में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि संसद के 3 अंगों के रूप में हमने राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ा, यानी इससे रिलेटेड जो है क्लास अपलोड किए जा चुके हैं। और राज्य यानी संसद के 3 अंगों के रूप में लोकसभा और राज्यसभा को चूंकि हम लोग पढ़ चुके, तो अब हम लोग तीसरे अंग के रूप में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। और राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है आपका 2 वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसमें पार्ट 1 में हमने देखा कि इसके पद से संबंधित हमने बातों को जाना, फिर इसकी योग्यता यानी राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित बातों के बारे में हमने जाना, फिर उनके पुनर्निर्वाचन, उनके कार्याविधि और उनके ऊपर महाभियोग के बारे में हमने पिछली क्लासेस में जान रखा है। तो ये सब इससे रिलेटेड जो क्लासेस है दोस्तों, वह अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं वो पिछली क्लासेस, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग उस क्लास को जरूर देखिए, ताकि आप राष्ट्रपति को बेहतर तरीके से समझ पाओ, इस पद की गरिमा को समझ पाओ, इस पद की महिमा को समझ पाओ, और फिर जो एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वो सारा आप हल कर पाओ। तो इसके लिए क्या जरूरी है, आपको राष्ट्रपति से संबंधित सारी जानकारी को आपको हासिल करना होगा। और इसके लिए आपको पिछली क्लासेस जो राष्ट्रपति से संबंधित अपलोड किए गए हैं, तो आप उस क्लास को जरूर देखो, ताकि आप राष्ट्रपति के पद को बेहतर तरीके से समझ पाओ और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं इस एग्जाम में आप वो बना पाओ। तो आज जो है दोस्तों, हम लोग मूल रूप से राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और पिछली क्लास में भी दोस्तों हम लोग जो भी राष्ट्रपति से संबंधित जो भी बातों को हमने जाना था, तो उन बातों में मूल रूप से जो हम लोग यानी राष्ट्रपति से संबंधित जो भी जानकारियों के बारे में हमने पढ़ा, तो उनको क्या किया हमने कि अनुच्छेदों के माध्यम से पढ़ा, यानी आर्टिकल से जोड़ करके जो है राष्ट्रपति से संबंधित बातों को हम लोग पिछली क्लासेस में जाने हैं। तो आज की क्लासेस में यानी आज की क्लास में भी जो है दोस्तों, हम लोग जो है राष्ट्रपति से संबंधित जो भी बातें, जो भी शक्तियों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, तो उसको भी जो है हम लोग आर्टिकल से जोड़ करके जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी एग्जाम का जो लेवल है दोस्तों, वो हाई हो गया है, टफ हो गया। तो अब क्या होता है कि राष्ट्रपति से संबंधित जानकारी ही नहीं पूछी जाती है, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि आर्टिकल्स के साथ भी उन बातों को जोड़ करके पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकल से जोड़ करके जो है राष्ट्रपति से संबंधित बातों को जाने। मीन्स किस आर्टिकल में राष्ट्रपति से संबंधित क्या जानकारी दी गई है, उन आर्टिकल्स के साथ ही हम उन बातों को जानने का प्रयास करें। और आज भी हम लोग जो इस क्लास में यही करेंगे। तो आज की क्लास जो है मूल रूप से दोस्तों राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। और राष्ट्रपति की शक्ति में भी विशेष करके आज जो हम लोग इस क्लास में कार्यपालिका की शक्ति के बारे में जानेंगे। तो आइए कार्यपालिका की शक्ति के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, कार्यपालिका की शक्ति को जानने से पहले हम लोग मूल रूप से ये देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या क्या शक्तियां प्रदान की है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति की शक्ति के रूप में हम लोग कार्यपालिका की शक्ति को जानते हैं, और आज जो हम लोग इस कार्यपालिका की शक्ति के बारे में ही जो है मूल रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति को कुछ विधायी शक्तियां भी दी गई है दोस्तों, फिर न्यायिक शक्ति भी दी गई है राष्ट्रपति को, कूटनीतिक शक्ति भी दी गई है राष्ट्रपति जी को, वित्तीय शक्ति भी दी गई है, आपातकालीन शक्ति भी दी गई है, और विवेकाधीन शक्ति यह भी दी गई है। लेकिन ये जो शक्तियां हैं दोस्तों, यानी ये विवेकाधीन शक्ति जो है, इसका जो है उल्लेख संविधान में कहीं भी लिखित रूप से नहीं किया गया। यानी ये विवेकाधीन शक्तियां जो दी गई है राष्ट्रपति को, या जिसका उपयोग करते हैं राष्ट्रपति, तो इसका वर्णन कहीं पर भी हमारे संविधान में किसी आर्टिकल में नहीं किया गया है। संविधान के किसी भाग में इसका जिक्र नहीं किया गया। लेकिन राष्ट्रपति जो है इस शक्ति का उपयोग करते हैं। ये जो सारी शक्तियां देख रहे हैं, आपातकालीन, वित्तीय, कूटनीतिज्ञ, न्यायिक, विधायी और कार्यपालिका, इसका लिखित वर्णन है किसी न किसी आर्टिकल में। तो आज तो हम लोग कार्यपालिका को जानेंगे, पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जान ही लेंगे कि किस किस आर्टिकल में इससे संबंधित बातें। बाकी ये जो शक्तियां हैं आपका, इन शक्तियों का भी वर्णन किसी न किसी आपका अनुच्छेद में लिखित है, किंतु ये विवेकाधीन शक्तियां कहीं भी लिखित नहीं है। इन सारी शक्तियों में ही जो ये विवेकाधीन शक्ति जो है आपका समाहित है। यानी जब इन शक्तियों का इस्तेमाल जो कि लिखित रूप में संविधान में किया गया है, तो इन शक्तियों के इस्तेमाल के क्रम में ही जो है यह विवेकाधीन शक्तियां राष्ट्रपति की इस्तेमाल
की जाती है। तो हम लोग देखेंगे जब इन शक्तियों को पढ़ेंगे तो उन्हीं में देखेंगे कि किस प्रकार जो है राष्ट्रपति अपने इस विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल इन्हीं शक्तियों के बीच में करते हैं। और जो लिखित शक्तियां दी गई है संविधान में भारत के राष्ट्रपति को, उन्हीं लिखित शक्तियों के बीच में ये अलिखित शक्ति, ये जो विवेकाधीन शक्ति अलिखित है संविधान में, इस शक्ति का इस्तेमाल इन्हीं शक्तियों के बीच में करते हैं। तो हम लोग जब शक्तियों को डीपली जानेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि ये विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल किस प्रकार से राष्ट्रपति जी करते हैं। आइए हम लोग जो है कार्यपालिका की शक्ति के बारे में आज जानते हैं, मतलब जिसे हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर के रूप में जानते हैं। तो ये जो शक्ति है दोस्तों, राष्ट्रपति जो हमारे महामहिम भारत के सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं के प्रधान, संवैधानिक हेड, तो ये जो इतना ऊंचा पद है, सबसे ऊंचा पद भारत का सर्वोच्च नागरिक, तो ये जो महामहिम का पद है हमारे भारत के राष्ट्रपति का, तो इनकी शक्तियों का उल्लेख की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनकी शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल 53 में किया गया है। तो पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि आर्टिकल 53 में कार्य और शक्तियों का वर्णन है। तो इस आर्टिकल 53 में यह बताया गया है दोस्तों कि संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होगी दोस्तों, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होगी, राष्ट्रपति में। दोस्तों हम लोग जो है हमारे देश में क्या है, संसदात्मक शासन व्यवस्था या प्रणाली अपनाई गई है। तो संसदात्मक प्रणाली में क्या होता है दोस्तों कि केंद्र में अलग सरकार होती है और राज्यों में अलग सरकार होती है। तो जो केंद्र की सरकार है दोस्तों, वह राज्यों में यानी आपका संसद में उसकी शक्तियां निहित होती है। और केंद्र की कार्यपालिका के हेड कौन है, तो राष्ट्रपति है। तो केंद्र की सारी शक्तियां कहाँ निहित होती है, संसद में निहित होती है। और ये जो संघ के कार्यपालिका के हेड कौन है दोस्तों, तो राष्ट्रपति है। यानी कि संघ की कार्यपालिका की सारी शक्तियां कहाँ निहित है दोस्तों, तो राष्ट्रपति में निहित है। यह अनुच्छेद कौन बताता है, तो अनुच्छेद 53 आपका बताता है, यानी आर्टिकल 53 में यह बात कही गई है। और ये जो संघ की कार्यपालिका के हेड के रूप में राष्ट्रपति को इंगित किया गया है आपका आर्टिकल 53 में, इसी में कहा गया कि ये जो कार्यपालिका शक्ति के हेड जो कि राष्ट्रपति होंगे, तो वह उसका इस्तेमाल स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका यानी संघ की कार्यपालिका के हेड होंगे और उनको जो भी शक्ति दिया जाएगा वो सारी शक्तियों का इस्तेमाल या तो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थों के द्वारा उसका उपयोग करेंगे। तो उनके अधीनस्थ कौन है दोस्तों, तो उनके अधीनस्थ के रूप में मंत्री परिषद को हम लोग जानते हैं। और मंत्री परिषद के भी हेड कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो राष्ट्र जी की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। और उसका उपयोग वह यानी उन शक्तियों का इस्तेमाल वह कैसे करेंगे, तो या वो स्वयं करेंगे या अधीनस्थों के द्वारा वह उपयोग करेंगे। तो ये बात कहाँ कही गई है दोस्तों, तो यह आर्टिकल 53 आपका बताता है कि यह यानी संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका इस्तेमाल वह स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। तो आर्टिकल 53 क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग जो है आपका आर्टिकल 74 जो है दोस्तों उसको हम लोग जानेंगे। और आर्टिकल 74 में बताया गया है कि पहला उसमें मूल बिंदु जो है दोस्तों वह बताया गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। यानी ये जो हमने देखा अपने अधीनस्थों के द्वारा उपयोग करेंगे जो कि आर्टिकल 53 बताता है। तो ये अधीनस्थ कौन होंगे, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होंगे, यही उनके अधीनस्थ हुए। और उस मंत्री परिषद के हेड कौन होंगे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर। उस मंत्री परिषद के हेड होंगे हमारे प्रधानमंत्री। अब अगला जो बिंदु है दोस्तों वह कहा गया कि सलाह पर कार्य करेंगे। यानी राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करेंगे, तो मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे और एक बार पुनर्विचार के लिए वह भेज सकते हैं। तो इस लाइन को हम लोग डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये जो आर्टिकल 74 है दोस्तों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों की व्याख्या
करता है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, वो मैं आपको बताती हूँ अभी डिटेल में। तो ये जो है दोस्तों, ये जो तीसरी लाइन है कि सलाह पर कार्य करेंगे, तो यहाँ क्या था दोस्तों कि आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका इंदिरा जी के समय में, जिसे हम लोग मिनी संविधान के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ क्या हुआ था दोस्तों कि उस समय 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। उस समय जो है आपका इंदिरा जी का शासन चल रहा था, और ये जो इंदिरा जी के शासन काल में जो कि राष्ट्रीय आपातकाल लगी थी दोस्तों, तो उस पीरियड में यानी कि 75 में आपका आपातकाल लगा, और 76 में यह 42वां संविधान संशोधन उनके द्वारा किया गया। तो ये जो 42वां संविधान 1976 में किया गया दोस्तों, इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, बहुत सारी नई चीजें, बहुत नियम नए लागू किए गए, और बहुत सारी पुरानी चीजों को बदला गया। तो इसमें क्या किया गया दोस्तों कि जो आपका मूल संविधान में जो लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये आपका मूल संविधान में लिखा हुआ कि ये जो कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, तो इसका उपयोग राष्ट्रपति स्वयं भी कर सकते हैं, अधीनस्थों के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि राष्ट्रपति को बाध्य किया गया कि यानी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया कि अंतिम जो निर्णय है, जो भी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सामने रखेंगे, उनको जो है राष्ट्रपति को मानने के लिए यानी मानने के लिए वो मजबूर होंगे। तो 42वां संविधान संशोधन में यह कार्य किया गया। लेकिन पुनः हुआ आपका 44वां संविधान संशोधन। तो ये 44वां संविधान संशोधन जब हुआ दोस्तों, इस 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति जी को थोड़ी छूट दी गई, और उसमें यह चीज जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास आएंगे, अगर राष्ट्रपति जी को वह सही नहीं लगता, वह संवैधानिक नहीं लगता, वह गलत लगता है, उस पर उनकी सहमति नहीं हो, तो वह जो है उस याचिका को उसको एक बार फिर से जो है मंत्रिपरिषद के पास जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो यह आपका कब जोड़ा गया दोस्तों, आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो यहीं पर यही चीज दिया हुआ है दोस्तों कि सलाह पर तो कार्य करेंगे, आपका यहाँ भी दिया गया अधीनस्थों के द्वारा वो उपयोग करेंगे, तो सलाह पर कार्य करेंगे, किंतु एक बार पुनर्विचार के लिए जो वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को कह सकते हैं, उस प्रस्ताव को भेज सकते हैं। यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि आपको ये मूल संविधान की बात है, और यह जो है एक बार पुनर्विचार की जो है बात है, या जो नियम है, यह आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। तो ये बताता है आपका अनुच्छेद आपका 74। तो ये 74 जो है दोस्तों क्लियर करता है कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रधान है, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, संवैधानिक हेड तो वो है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो उनको संविधान ने जो शक्तियां दी है, जो भी पावर्स दिए हैं, अगर उसको डीपली देखिएगा तो उसका मूल रूप से यूज कौन करते हैं, तो मंत्रिपरिषद करते हैं, जिसके हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो संवैधानिक हेड तो आपके राष्ट्रपति हुए, लेकिन वास्तविक हेड इसीलिए प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि संवैधानिक प्रमुख अगर प्रश्न पूछा जाए आपको, तो आप राष्ट्रपति को टिक करोगे, लेकिन अगर वास्तविक प्रधान या वास्तविक प्रमुख को पूछा जाएगा तो वहां प्रधानमंत्री को टिक किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई है, उसका उपयोग राष्ट्रपति स्वयं अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। वो सारी शक्तियां कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो वह अपने अधीनस्थों के सहायता से उसका इस्तेमाल करेंगे, और उनके अधीनस्थ कौन है, मंत्रिपरिषद है, और मंत्रिपरिषद के हेड कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर। तो असल में उपयोग किसने किया शक्ति का, तो सही में वास्तव में उपयोग की बात अगर करें तो हम लोग प्रधानमंत्री को ही जानेंगे। तो इसीलिए संविधान में यह कहीं भी लिखित नहीं है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति है वह संवैधानिक प्रमुख है और प्रधानमंत्री
आपका वास्तविक प्रमुख है। किंतु यह अनुच्छेद जो 74 है, यह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों की व्याख्या करता है, और यह व्याख्या करता है कि किस प्रकार से जो है संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। क्योंकि वास्तविक में यानी वास्तविकता अगर देखें, उन शक्तियों के इस्तेमाल कौन करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो इसलिए यह का यानी अनुच्छेद 74 बताता है इन बातों को कि राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख है, किंतु प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, क्योंकि वास्तव में उन शक्तियों का इस्तेमाल कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों आपका अनुच्छेद 74 का। अब हम लोग अनुच्छेद 75 को देखते हैं। ये जो अनुच्छेद 75 है दोस्तों, ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो राष्ट्रपति जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, तो ये बहुमत दल का नेता होता कौन है दोस्तों? तो आइए हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जो क्लास थी दोस्तों, हमने उसमें देखा था कि 545 सीट कितने होते हैं आपका लोकसभा के। इसमें आपके 443 सीट होते हैं निर्वाचित, और 2 होते हैं आपके एंग्लो इंडियन। तो ये जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, तो ये मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपके ये 443 सीट ही है जो निर्वाचित होते हैं, यानी लोकसभा हम लोग जो निर्वाचन के माध्यम से जो एमपीज भेजते हैं, वह मात्र ये 443 होते हैं। तो इन 443 में जो ये 272 सीट जो भी पार्टी जो भी नेता ले आता है, तो वह क्या होता है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वह उभरता है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं कि इस जादुई आंकड़े को पार करने वाला जो भी आपका पार्टी हो, जो भी गठबंधन हो, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। किंतु अगर इन केस ये जो जादुई आंकड़ा है, एक भी पार्टी एक भी गठबंधन इस आंकड़े को पार नहीं कर पाता है, इस आंकड़े को छू नहीं पाता है, ये जादुई आंकड़ा उनसे दूर रहता है, तो वहां पर क्या करते हैं राष्ट्रपति, अपने ये जो विवेकाधीन शक्ति है दोस्तों, इसका इस्तेमाल वो यहाँ करते हैं। जब कोई पार्टी कोई गठबंधन इस आंकड़े को छू नहीं पाता है, जो कि आपका एक टारगेट के रूप में दिया गया है प्रत्येक पार्टी को कि आपको इतना वोट यानी इससे अधिक लाना है, इससे कम नहीं, तो वहाँ राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। वह देखते हैं कि यानी वह अपने विवेक से यह निर्णय लेते हैं कि किस पार्टी को या किस गठबंधन को बुलाया जाए और किनके द्वारा जो है सरकार का निर्माण करवाया जाए। तो यह राष्ट्रपति के स्वविवेकाधीन शक्ति का यह उदाहरण है, अगर यह आंकड़ा कोई पार्टी नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो बहुमत दल का नेता होता है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति जिसे आमंत्रित करेंगे, तो उस बहुमत दल के नेता को क्या करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। क्लियर हो गया? यानी राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा का यहाँ जिक्र नहीं है दोस्तों। राज्यसभा से कभी भी जो है प्रधानमंत्री नहीं चुना जाएगा, वहाँ कोई बहुमत का कोई मतलब नहीं है। वहाँ बहुमत दल के नेता को कभी भी यानी राज्यसभा के बहुमत से कभी भी जो है प्रधानमंत्री का चयन नहीं होता। जब भी चयन होगा प्रधानमंत्री का, तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता का ही चयन होगा। तो यहाँ लोकसभा के बहुमत दल नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं और उनको शपथ भी दिलवाते हैं। हालांकि शपथ का जिक्र कहीं भी संविधान में लिखित नहीं किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने जो है यानी कि विभाग की शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि पद की शपथ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन देते हैं, तो राष्ट्रपति देते हैं। अगला जो बिंदु है वह है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति, यानी मंत्री परिषद जो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है, तो उन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन वह अपनी मर्जी से, अपने अधिकार से नहीं, बल्कि वह प्रधानमंत्री की सलाह पर, उनके कहने पर इस मंत्री परिषद के जितने मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करते हैं और उनको शपथ भी दिलवाते हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और प्रधानमंत्री के ही सलाह पर जो है मंत्री परिषद के बाकी मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जो मंत्री परिषद में जो विभागों का बंटवारा है, यानी राष्ट्रपति जी नियुक्ति तो करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के विभिन्न मंत्रियों की, किंतु उनके बीच विभागों का जो बंटवारा है, विभागों का बंटवारा कौन करते हैं? तो यह प्रधानमंत्री जी करते हैं। यहाँ जो है राष्ट्रपति का कोई योगदान नहीं है। किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, यह कार्य, यह जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, राष्ट्रपति की नहीं है। राष्ट्रपति सिर्फ प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मंत्री परिषद के बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे और सबको शपथ ग्रहण करवाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों आपका अनुच्छेद 75, यानी अनुच्छेद 75 क्या कहता है, समझ में आ गया। अब हम लोग आर्टिकल आपका 76 के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 76 जो है दोस्तों यह नियुक्ति से संबंधित है, यानी कि चूंकि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद है आपका, तो सर्वोच्च पद होने के नाते जो संवैधानिक प्रमुख पदें भारत में निर्मित की गई है, क्रिएट किए गए हैं संविधान निर्माताओं के द्वारा, तो उन संवैधानिक बहुत सारे पदों पर नियुक्ति कौन करते हैं? तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति करते। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पद पर जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और ये जो नियुक्तियां करते हैं दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, हम लोग इसको भी जो है मूल रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 76 बताता है दोस्तों आपका, यानी आर्टिकल 76 में आपका जिक्र किया गया है महान्यायवादी, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल के रूप में जानते हैं। तो इस महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करते। यहाँ भी जो है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर जो है राष्ट्रपति महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, उनको शपथ दिलवाते हैं। और ये जो पद है दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी करते हैं, उनको शपथ भी दिलवाते हैं, और यह पद जो है अटॉर्नी जनरल का यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकते हैं। यह राष्ट्रपति की पावर है। उसके अलावा आर्टिकल 148 यानी 148 में बताया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कैग के रूप में जानते हैं। तो इसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? तो आपको राष्ट्रपति करते हैं, और उनको शपथ भी कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। यानी जो कैग के यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, उनको शपथ भी दिलवाते हैं। लेकिन यह जो पद है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, यह प्रसाद पर्यंत नहीं है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद नहीं है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परिषद का पद। यह पद यानी यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति भी करेंगे राष्ट्रपति, शपथ भी दिलवाएंगे, लेकिन उनको हटाने का पावर राष्ट्रपति को नहीं है। इनको जब भी हटाया जाएगा तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है जिस विधि से, उसी विधि से आपका कैग के अध्यक्ष को भी हटाया जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखे है ना दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रसाद पर्यंत शब्द है और यहाँ प्रसाद पर्यंत नहीं है। तो इस अंतर को बिल्कुल याद रखिए कि जो आपका अटॉर्नी जनरल का जो पद है वह तो प्रसाद पर्यंत है, किंतु जो कैग के अध्यक्ष का पद है वह प्रसाद पर्यंत नहीं है। तो यह जिक्र कहाँ किया गया है आपका अनुच्छेद 48 यानी 148 में। क्लियर है दोस्तों।
आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 155। तो अनुच्छेद 155 में दोस्तों राज्यपालों की नियुक्ति का जिक्र किया गया। यानी राज्यपाल, भारत में जो 29 राज्य थे, यानी धारा 370 हटने से पहले हम लोग जानते हैं कि भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य रह गए आपका धारा 370 हटने के बाद। तो ये जो राज्यपालों की, यानी 29 राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके अलावा जो दिल्ली और पुदुचेरी और अंडमान निकोबार में जो है दोस्तों उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो इन उपराज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इन उपराज्यपालों की नियुक्ति होती है। उसके अलावा जो अन्य जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यानी दिल्ली पुदुचेरी के अलावा जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है। तो ये प्रशासक की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। किंतु यहाँ पर भी अंतर याद रखिए दोस्तों, राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, प्रशासक की नियुक्ति करते हैं, किंतु इनको यहाँ शपथ जो है राष्ट्रपति नहीं दिलवाते हैं। शपथ कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं, नियुक्ति तो करते हैं, शपथ नहीं दिलाते हैं। और यह पद भी प्रसाद पर्यंत है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह भी पद है। किंतु यहाँ क्या है कि शपथ इनको, यानी राज्यपालों की और उपराज्यपाल और प्रशासक को शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाएंगे, बल्कि शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ जो है हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो इनको शपथ दिलवाएंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा दोस्तों, यहाँ नियुक्ति भी करेंगे राष्ट्रपति और यह पद प्रसाद पर्यंत है, किंतु जो है यानी शपथ नहीं दिलाएंगे राष्ट्रपति। और यहाँ क्या है, महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी करेंगे, शपथ भी दिलाएंगे, किंतु यह पद प्रसाद पर्यंत है। और यानी कि अटॉर्नी जनरल का पद प्रसाद पर्यंत है और कैग का पद जो है प्रसाद पर्यंत नहीं है। ये अंतर बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह से उलझा करके प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 55, जिसमें राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक की नियुक्ति से संबंधित जानकारियों को दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 316। तो अनुच्छेद 316 में दोस्तों, यानी जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके अलावा राज्य लोक सेवा जो आयोग है उनके सदस्य की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो मैंने जिस प्रकार से केंद्र में यूपीएससी है उसी तरह राज्यों में पीएससी है, तो उनके सदस्य अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसका जिक्र आपका अनुच्छेद 315 में किया गया, यानी 316 में यूपीएससी और 315 में पीएससी। क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा भी जो है कई ऐसे पद है जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला वर्ग आयोग, निर्वाचन आयोग, यानी निर्वाचन आयोग के एक अध्यक्ष होते हैं और 2 उनके सहायक होते हैं। तो उन 3 पदों यानी अध्यक्ष और उनके जो सहायक होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलाधिपति की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी ही करते हैं। राष्ट्रीय आयोग के सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो ये जो नियुक्ति से संबंधित अधिकार है राष्ट्रपति के विस्तृत है। जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है उन पर नियुक्ति का अधिकार किनको दिया गया है? तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यपालिका से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जितने भी तथ्य है, जितने भी टॉपिक है, उन सब पर हमने आज डिस्कशन कर लिया। और यह डिस्कशन भी ऐसा है कि यह आर्टिकल्स के साथ हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, बार बार इसको, यानी एक बार अगर क्लियर नहीं हो कॉन्सेप्ट तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। फिर इससे रिलेटेड यानी कोई भी बुक उठा लीजिए
उससे रिलेटेड प्रश्नों को हल कीजिए, तो आपको एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करने में मदद मिलेगी। अगली जो क्लास है दोस्तों, वह हम लोग विधायी शक्ति के बारे में जानेंगे। तो विधायी शक्ति अगली क्लास में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए देवी स्टडीज से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।